So, welcome to Exam Cracker. दोस्तों आज है 31 जनवरी 2018। तो सबसे पहले आप कैसे हैं एंड कैसा चल रहा है सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। तो आज का हम दैनिक जागरण का जो डेली न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस है इस लेसन में करने वाले हैं हिंदी में। और ये लेसन प्रेजेंट किया गया है मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार सत्यन। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज कैन बी डिसमिस्ड। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस नारायण शुक्ला, उनको डिसमिस किया जा सकता है। अभी आपको मालूम होगा कि जो मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले के मामले में न्यायालयों पर ये लांछन लगने लगे थे कि भाई न्यायालय में प्रक्रिया जो है वो संस्थागत तरीके से नहीं हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री नारायण शुक्ला को डिसमिस किया जा सकता है। ये केस मैं आपको बता देता हूँ कि लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 2017-18 के लिए छात्रों का प्रवेश नहीं ले सकते, लेकिन इस दलील को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जस्टिस नारायण शुक्ला की पीठ ने खारिज कर दिया। तो जो हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक समिति गठित की न्यायाधीशों की और उनसे जस्टिस नारायण शुक्ला पर ये जांचने के लिए कहा कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है अथवा नहीं। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सीजीआई को सौंपी। तो उन्होंने ये जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था कि ये जस्टिस श्री नारायण शुक्ला द्वारा दिया गया आदेश गलत है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपने सुना होगा कि भाई जो आम आदमी होते हैं उनके विरुद्ध तो केस दायर करने पर किस प्रकार से कार्रवाई होती है, लेकिन अगर किसी जज के विरुद्ध हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कोर्ट में, तो वो होती है इन हाउस जांच प्रक्रिया। तो कोई भी जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उनके खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है या फिर उन पर जांच प्रक्रिया करनी है तो इन हाउस जांच प्रक्रिया और आउट हाउस जांच प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इन हाउस जांच प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट के अंदर के न्यायाधीश ये तय करते हैं कि भाई जो केस चलाया जा रहा है या फिर इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सत्य है अथवा नहीं। तो जैसे अब नारायण शुक्ला जी हैं, इनको ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश हैं। तो इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 अन्य जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश इसी बेंच का होगा या फिर इसी हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे और आपस में बताएंगे, एट लास्ट रिपोर्ट पेश करेंगे कि भाई जो उन्होंने किया वो सही किया या नहीं। ये जो इन हाउस जांच प्रक्रिया अपनाई गई जिसपे नारायण शुक्ला जी को आरोपी ठहराया गया, तो अब क्या आता है उनके सामने, अब क्या ऑप्शंस बचे हैं उनके सामने, तो वो या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं या फिर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, 2 वो काम कर सकते हैं। तीसरी बात कि उनसे न्यायिक जो कामकाज वो करते थे उनसे वो सब वापस ले लिया गया है और वो एक अब जो है अपना कार्यभार नहीं देख रहे हैं। अब हमारे पास या फिर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन बचा है कि वो महाभियोग प्रस्ताव पारित करके उन्हें अपने पद से हटा दे, क्योंकि अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसको बारे में बता देता हूँ कि जो जजेस होते हैं उनके लिए या फिर उनको हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए ऐसे सीधे नहीं हटाया जाता, उनको उनके विरुद्ध एक महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हुए, इनके विरुद्ध अगर इनको हटाया जाना है या फिर कोर्ट के जजेस हैं या फिर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें लोकसभा के 100 सांसद अथवा राज्यसभा के 50 सांसद ये कहते हैं कि ये कोई प्रस्ताव पारित करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। फिर वो उस हाउस के अध्यक्ष के पास जाता है, सभापति के पास जाता है, वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर वो अपनी तरफ से एक कमेटी गठित करते हैं और वो डिसाइड करेगी कि हाँ ये सही है अथवा नहीं। फिर दोनों सदनों से पारित होकर वो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और एट लास्ट जज को हटाया जा सकता है। ठीक है,
इससे पहले भी ऐसे ही प्रस्तावों की बात हुई है, जैसे कि अब वर्तमान में भी एक पार्टी विशेष ये कह रही है कि हम सीजेआई के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव आप डीप में या डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज हैं सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था, लेकिन उन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हें महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सका था। ओके, तो ये था पूरा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट का। दूसरी बात होती है आधार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट हाल में सुनवाई कर रही है। तो आधार जिस प्रकार से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सामाजिक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए आधार जरूरी किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट को ये कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक कल्याण का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, ये आप सुनिश्चित करें। और जो लाभान्वित व्यक्ति हैं वो जिंदा है या मृत है, भाई किसी की पेंशन बन रही है, तो पेंशन जो सही व्यक्ति तक पहुंच रही है अथवा नहीं, या फिर वो व्यक्ति जिसे पेंशन पहुंचनी चाहिए थी वो मर ही गया, क्या पता हो, तो इस शब्द की भी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात कि जो आधार का डाटा हमसे लिया गया है आम जनता से, तो उसकी इस्तेमाल प्रोफाइलिंग के लिए नहीं होना चाहिए कि हम एक प्रोफाइल बना दें किसी बेस पर। ये जैसे मैं कहूँ कि भाई आय के बेस पर एक प्रोफाइल बना दें, या फिर सेक्स के बेस पर एक प्रोफाइल बना दें, या फिर एनीथिंग, तो इसका इस्तेमाल प्रोफाइलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं वो निजी और बायोमेट्रिक जो ब्यौरा है उसको एक स्टेट रेजिडेंट डाटा हब बनाने के लिए प्रयोग में लाने की सोच रहे हैं। SRDH इज स्टेट रेजिडेंट डाटा हब। तो ये जो डाटा होगा इसके एकत्रीकरण से धर्म और जाति की आधारित जो प्रोफाइलिंग की जा सकती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधार का गलत इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे व्यक्तियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बहुत निर्णायक फैसला सुनाया है। तो निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और इस प्रकार के आधार से रिलेटेड डाटा आएंगे, तो राज्य जो है व्यापक शक्ति हासिल करने का खतरा रहेगा और राज्य सर्वेसर्वा बन जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जिस वक्त देश आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरों का सामना कर रहा है, तब आधार का डाटा को प्रोफाइलिंग करना एक बेहुदा सा कदम प्रतीत होता है, और व्यक्ति की निजता के अधिकार और राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब हम आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे विवादों का, उनके जो अफेयर्स हैं उनका सामना कर रहे हैं। तो हमें आधार को निजता का अधिकार बनाए रखना चाहिए, आधार को अपनी प्रोफाइलिंग से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा की सफाई के लिए हम काम करते हैं। कैग रिपोर्ट में इसकी खामियां उजागर हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि विदेशों से हम धन जुटाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि भाई 2014 से 17 के दौरान जो 3 साल थे उसमें आम बजट में जितनी धनराशि आवंटित की गई थी उसमें 8 से 63% विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न स्तरों पर खर्च हुई केवल। क्योंकि अब देखिए नमामि गंगे के लिए जैसे NMCG बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसी प्रकार स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा इसके प्रोजेक्ट थे, और इसके द्वारा नमामि गंगे का खराब क्रियान्वयन हुआ, ये कैग ने कहा है। 2015 में जो क्लीन गंगा फंड बनाया गया था उसमें 198 करोड़ रुपए जो जमा हुए, उन 198 करोड़ को हम कहां पर खर्च करें ये भी NMCG नहीं ढूंढ पाया। NMCG एक संस्था है जिसमें नमामि गंगे का जिसको क्रियान्वयन करना होता है, और ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, तो नमामि गंगे के हम बाट जो रहे हैं कि भाई गंगा साफ होने वाली है, तो एक्चुअल में परिस्थितियां ये हैं कि भाई जो नमामि गंगे को प्रोड्यूस करने वाली संस्था है NMCG, उसे ये भी नहीं पता कि हम ये धन कहाँ पर खर्च करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो गंगा है उसको साफ होने के लिए भी बहुत साल बाकी है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपयोगिता, रमेश चंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें ये कहते हैं कि भाई जो MSP डिसाइड की गई है किसानों की फसलों के लिए, तो वो बहुत कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। देखो हाल में कृषि में बहुत ज्यादा संकट पैदा हो रहे हैं कि भाई क्योंकि किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, उसे अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा, वो उससे कमा नहीं पा रहा, अपना परिवार नहीं पाल पा रहा, और उसकी उत्पादकता बहुत कम हुई है।
ठीक है। तो किसान की जो आमदनी है उसमें वृद्धि करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की जानी चाहिए। अब एमएसपी डिसाइड होता है सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर। तो एमएसपी में क्या होता है? एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसमें 23 फसलों का हम एमएसपी डिसाइड करते हैं कि जो सरकार है वो बुआई से पहले एमएसपी रेट डिसाइड करती है कि भाई इतना हम एमएसपी देंगे फला फसल के लिए, और इससे कम आपको नहीं मिलेगा किसानों के लिए। गन्ने हेतु एफआरपी डिसाइड होती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। इसमें समस्या ये है कि भाई जो आप 23 फसलें बता रहे हैं एमएसपी के लिए, उसमें से 23 की 23 फसलों के लिए काम होता ही नहीं है, और 2-3 फसलों पर हम फोकस करते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, etc। तो जब आप गेहूं और बाजरा पर फोकस करते हैं तो इसमें जो 90% होता है, चाहे 90% जो होती है वो आ जाती हैं, और जो अब भाई आप 2-3 फसलों पर फोकस करेंगे तो किसान क्या करेगा? किसान इन्हीं की तरफ मूव करेगा ना। जब किसान 2-3 फसलों की तरफ मूव करेगा तो हमारे जो अदर फसल हैं उनकी हमारे यहाँ कमी होती जाएगी, तो ये एक समस्या है। दूसरी बात, छोटी जोतें। भाई एक तो हमारे पास वैसे ही कृषि के लिए जो भूमि है वो बहुत कम है, तो ये जो छोटी जोतें हैं इनमें उत्पादकता बहुत कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी इनमें देनी चाहिए, और हाई यील्डिंग सीड्स हमें देने चाहिए, और इनके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ETC या फिर मैं कहूँ कि अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रोवाइड करें, कम कीमत पर किसानों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। दूसरी बात है, MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 50% ज्यादा देना चाहिए जितना उनका कॉस्ट हुआ है उससे किसानों को। तो कृषि में लागत भी एक डिफरेंट हम बेस पर कर सकते हैं कि किस प्रकार से लागत का आकलन किया जाए, क्योंकि देखिए भाई कि कई जगह पर क्या होता है कि खाद जो है वो कितने का मिल रहा है, खाद जो है वो यहाँ पर कितने का मिल रहा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सीएसीपी है उसमें उन्होंने 2 श्रेणियां बनाई हुई हैं कृषि में लागत की, A2 और C2। A2 जो श्रेणी है उसमें जो दिखाई देता है वो सारे दृश्य रखे गए हैं, जैसे कि भाई सिंचाई के लिए कितना धन खर्च हुआ, बीज के लिए कितना धन खर्च हुआ, एंड हमने श्रम कितना दिया। श्रम नहीं इंक्लूडेड है इसमें, और मैं कहूँ कि जैसे कि बीज हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, etc। C2 जो श्रेणी है उसमें भाई हमने श्रम कितना किया, हमने मेहनत कितनी की उसमें, और हमारे परिवार वाले कितने दिनों तक लगे रहे हमारे साथ, ये जो है ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो रमेश चंद जी कहते हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपयोगिता तब सिद्ध होगी जब हम सभी फसलों पर उतना ही फोकस करें जितना अन्य फसलों पर कर रहे हैं, क्योंकि भाई 2-3 फसलों पर कर रहे हैं तो सिंपल बात है अन्य जो फसलें हैं उनकी पैदावार कम होगी, और फिर हम वही भौर में फंसते रहेंगे आयात के में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको ये लेसन पसंद है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की डेली अपडेट्स पाने के लिए दैनिक जागरण एनालिसिस हुआ या फिर क्वेश्चन आंसर्स हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।